दृश्य एक। विशाल नीलामी। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़। एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में जहां शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग इकट्ठे थे, पैसों की गूंज थी। अरे आरोही जी, लगता है आज आपने ज्वेल सिटी की आधी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना लिया है। कुछ छोटे मोटे सौदे हम गरीबों के लिए भी छोड़ दीजिए, एक मशहूर उद्योगपति मिस्टर सिंघानिया ने मजाक में कहा। आरोही, जो शहर की सबसे कम उम्र की और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बिजनेस वुमन थी, उसके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे हॉल में सन्नाटा खींच दिया। 5000 करोड़। सब चौंक गए। सीधा 5000 करोड़। ये कौन है? अरे, ये तो वीर, हमारा गैराज वाला मैकेनिक। इसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई? अफवाहों और फुसफुसाहटों का बाजार गर्म हो गया। पहचान छिपाने के लिए सूट बूट पहन के आया है, पर मैं जानता हूं, कल ही तो इसने मेरी बुगाटी का इंजन ठीक किया था। ये मजाक क्या है? हमारी इज्जत नहीं है क्या? एक साधारण आदमी इतनी बड़ी दुर्लभ हीरे के हार की नीलामी में। वीर चुपचाप अपनी जगह पर नजरें झुकाए बैठा रहा, उनकी बातों को अनसुना करता हुआ। तभी मिस्टर सिंघानिया गुस्से से खड़े हो गए। अनाउंसर भाई, इसके पास 5000 करोड़ क्या, शायद 5000 रुपए भी नहीं होंगे। ये नीलामी तुरंत रद्द कैंसिल करो और आरोही जी को वो हार दे दो। नहीं, रुकिए, एक दूसरा व्यक्ति बोला। अगर ये वीर जो खुद को मैकेनिक कहता है अपनी बोली पूरी नहीं कर पाया, तो मैं आरोही जी की बोली को चुनौती देता हूं। मैं उस हार के लिए 150 करोड़ देने को तैयार हूं। हॉल में तेजी से हलचल मच गई, और उसी पल वीर ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक गहरा अड्डिग इरादा था। 6000 करोड़। दृश्य 2। पुरानी याद, गहरा जख्म। वीर की आवाज सुनकर हॉल में खामोशी छा गई, लेकिन उसके दिमाग में तेजी से कुछ और चल रहा था। ज्यादा दूर नहीं होंगे, उन्हें ढूंढो। ऋषि के कंधे में गोली लगी थी। वो और वीर एक पुराने बर्फ से ढके हुए गोदाम की दीवार के पीछे सांस रोके छिपे थे। बेटा, मेरी बात सुन, अभी यहां से निकल जा, जल्दी से उस सरहद को पार कर जा, वो लोग तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। बाहर खतरनाक सन्नाटा पसरा था। विक्रांत, जिसने ऋषि को ये चोट दी थी, वो उनकी चमकती हुई स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा था। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिद मत कर वीर, मैं अपना जीवन जी चुका हूं। अब सब कुछ, हमारा नाम, हमारी जिम्मेदारी, हमारे लोग, सब तुम्हें संभालना है। ऋषि ने दर्द में भी वीर का हाथ पकड़ा और अपनी उंगली से एक पुरानी खास डिजाइन की अंगूठी निकालकर उसे दी। उस पर वीर का निशान था, जैसे एक गुप्त वादा। और एक बात याद रखना, कभी हार नहीं माननी है, जीतने के लिए लड़ना है। उसने वीर को आगे धकेला और जोर से कहा, दौड़ो फिनिक्स, दौड़ो। और ऋषि ने अपनी छिपी हुई पिस्तौल निकालकर बाहर विक्रांत का सामना करने के लिए कदम बढ़ा दिए। दृश्य 3। हकीकत। ऋषि जैसे ही कार के पास पहुंचे, विक्रांत ने उन पर नई चमचमाती बंदूक तान दी। पापा, वीर चीखा और अचानक से उसकी नींद टूट गई। वो पसीने में भीगा हुआ, तेजी से सांसें लेता हुआ अपने बिस्तर पर बैठा था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वीर की मुट्ठी कसकर बंद थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उस अंगूठी पर, जिसके ऊपर वी लिखा था, सुबह की पहली किरण पड़ रही थी। वीर अब मैकेनिक नहीं था, वो ऋषि का बेटा था, जो उस अंगूठी और अपने वादे की ताकत से विक्रांत से अपने नाम और बिजनेस को वापस लेने के लिए आज उस नीलामी में 6000 करोड़ की बोली लगा रहा था। दौड़ो। पिछले 18 सालों से ये भयानक सपना इसी तरह से वीर को परेशान कर रहा था। वीर ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस वी लिखी अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। उस हादसे के बाद 18 साल की उम्र में उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही राहत थी, उसकी दोस्त, जिसका नाम था नैना। जब भी वो नैना को देखता तो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता था। और आज तो नैना का खास बर्थडे था, इसलिए वीर जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। अंकल, ये खास ऑलिव केक कितने का है? 600 का बेटा। और ये चॉकलेट ट्रफल्स? वो 60 का एक। 5 दे दीजिए। थैंक यू। कुछ देर के बाद जब वो नैना के घर के बाहर पहुंचा, तो उसने देखा वहां काफी रंगीन लाइट्स जल रही थीं और जोरदार डिस्को म्यूजिक की आवाज आ रही थी। नैना, ये सब क्या है और ये कौन है? नैना ने वीर की तरफ देखा तक नहीं। पास खड़ी नैना की एक दोस्त ने मुंह बनाकर कहा, देख नहीं रही, मैकेनिक लड़का है। पर हम तो केक पहले ही मंगवा चुके थे ना, फिर तूने ये ट्रफल्स क्यों मंगवाए? ओह, याद आया, ये तो वही गैराज वाला है ना, जिसको तू टाइम पास के लिए डेट कर रही थी। ओह कम ऑन यार नैना, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा, मुझे नहीं पता था। बेबी, हैप्पी परफेक्ट बर्थडे बेबी। ये आवाज वीर के कानों में जहर की तरह घुली। वीर शौर्य को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बहुत बड़े नेता का बेटा था और हर वक्त नैना के आसपास मंडराता रहता था। शौर्य को यहां देखते ही वीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शौर्य के हाथ में एक महंगा चमकदार गिफ्ट था।
वीर के हाथ में चॉकलेट ट्रफल्स की थैली एक पल को कुछ भी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर साफ दर्द था। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं, नैना ने सख्त आवाज में कहा। वीर मुश्किल से बोल पाया, और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे कमजोर के साथ ऐसी आधी अधूरी चॉकलेट खाती रहेगी? शौर्य तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम सपनों में भी नहीं देख सकती। तुम ठीक नहीं कर रही हो नैना। क्या करूं? तो क्या तुमने ठीक किया वीर? नैना ने पलटकर ताना मारा। वीर वहां और नहीं रुका। वो तेज कदमों से वहां से निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। उस रात एक पुरानी वीरान बार में वीर ने खूब शराब पी। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें शौर्य ने नैना के गालों को गर्व से चूमा था। दृश्य 5409 नंबर का रहस्य। उधर जब वीर सड़क पर बेहोश हो गया था, तब इधर सूरज अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सूरज की बहन अहाना उसके गले का कांटा बन गई थी। सूरज अपने दादा धर्मपाल की नजरों में आने के लिए और अहाना को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को हमेशा के लिए सबक सिखाने के लिए। सूरज के आदमी वीर को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुस गए। इसके कपड़े उतारो और बेड पे लेटाओ, चुपचाप, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वीर को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहां पहले से सूरज की बहन अहाना सोई हुई थी। दृश्य 6। दादाजी का प्रवेश। सुबह जब वीर ने करवट बदली तो उसका हाथ एक नरम हाथ से टकरा गया। वीर की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में लेटा हुआ था। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया, वो भी इस हाल में? अहाना चीखी। शर्मनाक, मुझे तो तुम पर हमेशा से संदेह था अहाना। पीछे से आई ये आवाज सूरज की थी। वो कमरे में खड़ा हंस रहा था। कितनी बार मैंने दादाजी को समझाया, बोला, पर हर बार बोले मेरी अहाना ऐसा नहीं कर सकती। लो, कर दिया तुम्हारी अहाना ने ऐसा। अब पता है दादाजी को, उनकी पोती की ये गलत हरकत चल रही है। इनका लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए मैंने उन्हें यहां बुला लिया। मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ? कैसे हुआ? मैं जानती तक नहीं इस लड़के को, अहाना ने घबराकर कहा। नहीं जानती? और हम दोनों के बीच? इससे पहले कि वीर अपनी सफाई देता, अहाना और सूरज के दादा धर्मपाल कमरे में पहुंच चुके थे। उनके शाही पहनावे से साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर और प्रतिष्ठित आदमी थे। कहानी को मोड़ मिल चुका है। अब वीर एक नई मुश्किल में है, जिसका कनेक्शन शायद आगे उसके असली दुश्मन विक्रांत से जुड़ेगा। धर्मपाल का फैसला। अहाना को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उनके चेहरे पर अपमान साफ झलक रहा था। अहाना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं कसम खाती हूं, अहाना ने रोते हुए कहा। अहाना, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, फिर भी तुमने सारे नियम तोड़ दिए, दादा धर्मपाल ने सख्त लहजे में कहा। और जब वीर की नजर दादा धर्मपाल से मिली तो उसे लगा कि वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। तूने मेरी पोती के साथ हमारे परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू धर्मपाल परिवार का दामाद है, हम दोनों के बीच में। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है, वीर ने डर और हैरानी से कहा। अच्छा जी, कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं किया है ना तुम दोनों ने? तो क्या है ये सब? इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, दादा धर्मपाल के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। वीर, जो अपनी मर्जी पर आता तो एक झटके में उन्हें धूल चटा देता, उसने खुद को रोक लिया। वो दादा धर्मपाल की उम्र और इज्जत का लिहाज कर रहा था। अहाना, इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को जुबैर की पार्टी में आने के लिए ये ठीक ठाक से तैयार हो जाए, धर्मपाल ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा। और याद रखना, मुझे शाम को जुबैर की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। धर्मपाल और सूरज वहां से चले गए। दृश्य 8। ब्लेजर और अंगूठी का सहारा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, अहाना ने वीर की तरफ नफरत से देखते हुए कहा। वीर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो बस दर्द से कराह रहा था। वहां जाकर वीर शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसे दादा धर्मपाल और उनके आदमियों का डर नहीं था। वो जानता था कि अहाना पहले से ही सूरज की साजिश की वजह से काफी मुश्किल में थी और वो अपनी वजह से उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। वीर के पास ले देकर सिर्फ एक चीज थी, उसके पापा ऋषि का ब्लेजर। वो जगह जगह से फटा और उधड़ा हुआ था, लेकिन जब वीर ने उसे पहना तो उसकी शख्सियत ने ब्लेजर की सारी कमियां ढक दीं। वीर की मजबूत बनावट और शांत चेहरा उस पुराने ब्लेजर में भी खास लग रहा था। वीर का अंदाजा सही था, अहाना का घर किसी महल से कम नहीं था। वो एक बहुत अमीर परिवार की लड़की थी। जितना वीर महीने का कमाता था, उतने की अहाना ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अहाना की आंखों में साफ दिख रहा था कि वो वीर से कितनी सख्त नफरत करती थी। वीर भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब अपने पापा की वी लिखी अंगूठी को उंगली में तेजी से गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया।
यह उसकी आदत बन चुकी थी जब भी वो परेशान या डरा हुआ होता था। कहानी में तनाव बढ़ गया है। वीर अब धर्मपाल के परिवार के जाल में फंस चुका है और उसका अतीत अंगूठी उसके वर्तमान अहाना और पार्टी से जुड़ रहा है। अंगूठी का अपमान। अहाना ने नफरत से वीर की तरफ देखा। इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, ये बहुत गंदी लग रही है। तुम क्या मैकेनिक जैसे लग रहे हो। वीर ने शांति से जवाब दिया, सॉरी, पर यह अंगूठी मेरा सब कुछ है। जुबैर का घर एक किले जैसा था जिसके चारों तरफ तेज तर्रार बाउंसर बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अहाना और वीर अंदर आए तो उसकी नजर शौर्य से टकरा गई। कौन है ये, यहां क्या कर रहा है साले? शौर्य ने वीर को पहचानते ही आग बबूला होकर पूछा। अहाना ने मजबूरी में लेकिन सख्त आवाज में कहा, यस माय हस्बैंड। अहाना, पागल हो गई हो तुम? इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया कि इससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर। वीर के चेहरे पर अब गुस्सा उतर आया था। नहीं तो क्या कर लेगा तू? बोलना, क्या कर लेगा? शौर्य भी तैश में आ गया। वीर उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर जुबैर वहां पहुंच चुका था। क्या हो रहा है यहां? जुबैर ने पूछा। जुबैर सर, देखें इस आदमी की, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती मेरी पार्टी में घुसाया है, शौर्य ने झूठ बोलते हुए कहा। इधर आओ। जुबैर ने वीर की तरफ इशारा किया। कौन हो तुम और यहां कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति हैं। जुबैर को अहाना की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहां से। थैंक यू जुबैर सर, शौर्य ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। अहाना, तुम इससे दूर रहो, साला गरीब कहीं का। दृश्य 10, अंगूठी का रहस्य। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। रुको। जुबैर भागते हुए वीर के पास गया और उसकी उंगली में पहनी सोने की अंगूठी को गौर से देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा, चलो, जुबैर ने कहा और वीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अहाना, शौर्य, सूरज और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान रह गए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शहर का सबसे बड़ा डील मेकर एक मैकेनिक को इस तरह अपने साथ ले जा रहा था। कुछ देर बाद जब वे दोनों जुबैर के निजी कमरे में पहुंच गए तो जुबैर ने दरवाज़ा बंद किया और वीर के पास आकर धीमी संजीदा आवाज में बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूं। डरो मत, मैं इसे मांगने वाला नहीं हूं, बस मुझे इसमें कुछ देखना है। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। जुबैर को वीर की अंगूठी में कुछ ऐसा दिखा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। वीर ने जुबैर के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने वीर से विदा लेते हुए चिल्लाए थे, दौड़ो फिनिक्स, दौड़ो। फिनिक्स। वीर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुबैर ये सब कैसे जानता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, फिनिक्स। जुबैर की आंखें नम थीं। हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। जुबैर ने एक गहरी सांस ली। तुम हमारे फिनिक्स हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, जुबैर, तुम्हारे पापा ऋषि गढ़वाल और विक्रांत अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही जुबैर ने दीवार पर टंगी एक पुरानी सुनहरी तस्वीर की तरफ इशारा किया। उस तस्वीर में ऋषि, जुबैर और विक्रांत तीनों मौजूद थे। विक्रांत को देखते ही वीर को एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो डरावना सपना फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात वीर के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो विक्रांत था। वीर की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की पुराने दोस्तों के साथ तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी निगाहों से विक्रांत को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अभी के अभी अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, इतने सालों तक तुम थे कहाँ? कहाँ थे तुम? जुबैर ने बेचैनी से पूछा। पापा के जाने के बाद मैं एक सरकारी अनाथ आश्रम में पला बढ़ा। कई सालों के बाद वहां से निकला, गैराज में काम करने लगा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? वीर के लहजे में शिकायत थी। फीनिक्स, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे पापा के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मॉन्टी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। मॉन्टी का नाम सुनते ही वीर को असहनीय गुस्सा आ गया था। कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। अब वीर को अपने पिता की मौत का राज पता चल गया है और वो अपनी हजारों करोड़ की विरासत का वारिस है। अगला लक्ष्य विक्रांत और मॉन्टी हैं। एक
गद्दार का बेटा था। वीर न तो उस गद्दार के बेटे से मिलना था और न ही बात करना चाहता था। लेकिन पापा ऋषि ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे फिनिक्स, जुबैर ने समझाया। शायद इसीलिए ऋषि ने तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। जुबैर ने उत्साहित होकर कहा, अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चियर्स। वीर के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत का राज जुबैर और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा वीर की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि वीर अपने आप को कोई जवाब दे पाता, जुबैर उसके पास आया और उसने वीर को 50 करोड़ का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम फिनिक्स की असल पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वीर ने जुबैर के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। जुबैर ने धीरे से कहा, एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अब अभी तक जैसे जाए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? वीर ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। दृश्य 13। अहाना का डर। इधर अहाना चिंता भरी निगाहों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें वीर और जुबैर थे। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और वीर को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। शौर्य ने हंसते हुए कहा, लगता है आज वीर नहीं बल्कि मौत का जहर चखेगा। वैसे कितने दुख की बात है ना, शादी के बाद बेचारा ऐश करने से पहले ही मर जाएगा। ये सुनकर अहाना को झटका लगा। वो जानती थी कि जुबैर के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। सूरज, जो अब तक वहां आ चुका था, ने मजा लेते हुए कहा, जुबैर सर इस जैसे गटर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साफ कर देते हैं। देखना, ये भी नहीं बचेगा। इसे कहते हैं शादी करके मर गया, वो बात सच हो जाएगी। अहाना को यह सुनकर असहनीय बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था? प्लीज, कम से कम उसके बारे में इस तरह से बात तो मत करो, अहाना ने गुस्से में कहा। शौर्य ने मुंह बनाते हुए कहा, तो कैसी बातें करें? जिसके जैसे लक्षण होते हैं ना, उसके बारे में वैसे ही बातें होंगी। शौर्य बिल्कुल सही कह रही है, वो बिल्कुल ठीक कह रही हो। सूरज ने तुरंत शौर्य का साथ दिया। वीर को अब दोहरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, एक मैकेनिक की और दूसरी अपनी विरासत के गुप्त वारिस की। और अहाना, जो पहले नफरत करती थी, अब वीर के लिए थोड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मेरे दादाजी ने कहा था कि मरे हुए लोगों के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि अहाना अपनी बात पूरी करती, जुबैर वीर को लेकर बाहर आ रहा था। वीर के बदन पर एक छोटी सी खरोंच भी नजर नहीं आ रही थी। जब शौर्य और सूरज ने यह देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। इसे देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि जुबैर सर ने इसे हाथ भी लगाया है। वैसे जितनी देर तक ये दोनों कमरे के अंदर थे, अब तक तो इसकी नाक टूटी हुई होनी चाहिए थी। पर ये तो, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। जुबैर ने माइक हाथ में लिया। ये वीर, मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा, मेरे लिए बहुत अजीज है ये। जुबैर ने जैसे ही वीर का सबसे परिचय करवाया तो शौर्य और सूरज खुश हो गए। वीर की नई हैसियत जानकर अब वो उन्हें खतरा नहीं लगा। लेकिन अहाना को यह सुनकर जोरदार झटका लगा। एंजॉय द पार्टी प्लीज। इतना कहकर जुबैर ने वीर को अकेला छोड़ा और बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। शौर्य और सूरज को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि जुबैर वीर को इतना भाव क्यों दे रहा था। वीर को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सूरज और शौर्य उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता ऋषि की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को विक्रांत ने ऋषि को गोली मारी थी। वीर को यह भी याद आया कि उसे खुद भी मामूली गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। दृश्य 15। पत्नी की शर्त। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर भी आ पाओगे, अहाना ने चिंता और तनाव के मिश्रण वाली आवाज में कहा। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? वीर ने व्यंग्य किया। ओ प्लीज, मुझे चिंता नहीं हो रही थी, बस तुम्हें तो अपनी चिंता होनी चाहिए ना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा बचकर रहो। सर ने तेरे से अंदर क्या बात की? सच बता। सूरज पास आया और फुसफुसाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर शौर्य जैसा कचरा तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। शौर्य ने उसे गाली दी, लेकिन वीर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही विक्रांत और मोंटी से जुड़ी कई जरूरी चीजें घूम रही थीं। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अहाना ने वीर से कोई बात नहीं की। पार्टी खत्म होने के बाद जब वे बाहर निकले तो वीर ने कहा, मेरा घर यहां से पास में है, वहीं चलते हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूं? अहाना ने घमंड से कहा। तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारे घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी कानूनी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? वीर ने सवाल किया। सुनो,
अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं। वीर ने पलटवार किया। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूं। मैं अपने घर जा रही हूं, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। तुम मेरे घर रहने आओगे, एक नौकर की तरह, समझे? वीर ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस वी लिखी अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। दृश्य 16। अगले दिन की सुबह। अगली सुबह जब वीर का अलार्म बजा, तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। विक्रांत, कार और पापा की आखिरी आवाज, दौड़ो फिनिक्स, दौड़ो। कहानी अब वीर के दोहरे जीवन और अहाना के घर में नौकर बनकर रहने की शर्त पर आगे बढ़ेगी। वीर का रोजगार। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन सबसे पहले जुबैर को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा। लेकिन साथ ही उसे अपने पिता ऋषि को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ वीर बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। जुबैर के हिसाब से उसकी मैकेनिक की जॉब, जिसे वो अब डिलीवरी बॉय बताकर करता था, उसे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। वीर ने अपनी जेब में जुबैर का दिया हुआ 50 करोड़ का चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे बाद जब वो अपनी पुरानी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा, तो उसे पीछे से आवाज आई, हे डिलीवरी बॉय। ये आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, बल्कि वीर को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। जैसे, क्या हुआ? कुछ काम है? मुझे देर हो रही है। अबे, तुझे किसी मीटिंग में जाना है, बॉस तुझे बुला रहा है। और भाई, कल तू कहाँ चला गया था बिना बताए? अपने बाप की बारात में गया था क्या? ये सुन वीर की नसें गुस्से में फटने को आई थीं। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्या है गुड इस मॉर्निंग में? वीर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, कल तुम बिना बताए चले कैसे गए? वीर के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन वीर झूठ नहीं बोलना चाहता था। कल इतनी सारी डिलीवरी थी, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पर सर, मुझे महीने में कैजुअल लीव तो मिलती है। तो फिर? शट अप। काम तो तुमसे होता नहीं है, बस बहस करने चले आते हो। ये कंपनी तुम्हारे बाप की है? ये सुनते ही वीर का पारा गर्म हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और निकल यहां से। यू आर फायर्ड। वीर को यह सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और शौर्य एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब वीर पूरी तरह से बेरोजगार है और उसे अहाना के घर नौकर बनकर रहना ही पड़ेगा, जैसा कि शर्त थी। कल पार्टी में वीर ने शौर्य को जिस तरह से जवाब दिया था, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर शौर्य जैसा कचरा तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। जो मैंने पूरा महीना काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। सैलरी? बॉस हंसा। तेरी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अगर मैं तेरी सैलरी से भी करूं ना, तो भी तुम्हें अपनी जेब से 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। शुक्र मना कि वो मैं तुझसे नहीं मांग रहा, इसलिए चुपचाप निकल यहां से। क्या बोल रहे हो सर आप? क्या मेरी एक दिन की गैरहाजिरी में आपका 25,000 का नुकसान हो गया? वीर ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाएगी। सैलरी दीजिए। सैलरी? रुक, अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर बाहर पटको साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों वीर पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई वीर पर हमला कर पाता, वीर ने उन्हें पलटनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पांव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी के सिर पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस की देख हक्का बक्का रह गया था। वीर अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर बोला। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर से कैश निकाला और कांपते हाथों से वीर को थमा दिया। वीर ने कैश देखा और बॉस की कॉलर छोड़ वहां से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता, उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, और एक बात याद रखना, अगर आज के बाद किसी के बाप पे गया ना, तो गर्दन तेरी होगी और पंजा मेरा। ये सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि वीर एक गुस्सैल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका असली गुस्सा देखा नहीं था। दृश्य 19। बलराज का बुलावा। इधर वीर भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। वीर ने फोन उठाया। हेलो, कौन?
फिनिक्स, मैं जुबैर। हाँ, कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा ऋषि और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। जुबैर ने उत्साहित होकर कहा, मैं चाहता हूं कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा फिनिक्स वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे, होटल सफायर में। एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूं। ठीक है। सी या बाय। जुबैर के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही वीर के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था, और हर बड़ा आदमी उसके नाम से थरथर कांपता था। ऐसे में वीर को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। वीर ने अपनी वी लिखी अंगूठी को देखा। उसने शौर्य को जवाब दिया, बॉस को सबक सिखाया। लेकिन बलराज, ये वीर के अतीत और भविष्य का सबसे अहम मोड़ था। वीर ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मेरे पिता के दुश्मनों को हराने के लिए मुझे उनके दोस्तों से मिलना ही होगा। उसके नाम से कांप रहा था। जुबैर भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो। तुम फिनिक्स हो यार, और जंगल में सारे जानवर फिनिक्स के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन फिनिक्स कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो, शाम को मिलते हैं। बाय। जुबैर के मुंह से ये बात सुनते ही वीर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर, जिसका कोडनेम वो भूल चुका था, जैसा महसूस कर रहा था, जो पिंजरे से निकलकर जंगल में आ गया हो। वीर अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था, उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी सर। ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, ये 500 तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। इधर वीर उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। नैना और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था। लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। दृश्य 21, सफायर होटल। शाम को वीर होटल सफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। वीर के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था, लेकिन उस वी लिखी अंगूठी और उसके चेहरे के आत्मविश्वास ने कपड़ों की कमी को ढक दिया। जैसे ही उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े शानदार होटल को इतने पास से नहीं देखा था। वो जैसे ही गेट के पास पहुंचा तो एक सूट पहने बाउंसर ने उसे रोका। रुको, अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूं। क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? बाउंसर ने वीर के साधारण कपड़ों पर एक नजर डाली और नापसंदगी से पूछा। आगे की कहानी यहां से शुरू हो सकती है कि वीर कैसे जुबैर का नाम लेकर अंदर जाता है और बलराज से मिलता है। बाउंसर ने वीर के साधारण कपड़ों पर एक नजर डाली और नापसंदगी से पूछा, अंदर जाना है तुझे? ये कोई गैराज नहीं है भाई, यहां सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट ही आते हैं। वीर को एक पल के लिए अपने गैराज वाले दिनों की याद आई, लेकिन फिर उसे जुबैर की बात याद आई। तुम फिनिक्स हो। उसने सीधे बाउंसर की आंखों में देखा। उसकी आवाज में अब ठहराव और अधिकार था। मैं जानता हूं कि ये गैराज नहीं है, और मैं इनवाइटेड हूं। वीर ने अपनी जेब से वो वी लिखी सोने की अंगूठी निकाली और उसे चमकाते हुए कहा, जाकर जुबैर से कहो कि फिनिक्स आ गया है। और हां, दरवाजे पर खड़े बाउंसर को मेरी फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। वीर के लहजे की सख्ती और उस अंगूठी की चमक से बाउंसर थोड़ा चौंक गया। उसे लगा कि यह आदमी भले ही साधारण दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। उसने तुरंत अपने ईयरपीस पर बात की। कुछ ही सेकंड्स में एक मैनेजर भागता हुआ बाहर आया। सर, माफ करना, माफ करना। आइए फिनिक्स सर, जुबैर सर आपका इंतजार कर रहे हैं। वीर ने एक शांत विजयी मुस्कान के साथ बिना किसी को देखे होटल के भव्य दरवाजे के अंदर कदम रखा। दृश्य 23, बलराज का स्वागत। होटल के सबसे आलीशान प्राइवेट डाइनिंग हॉल में जुबैर पहले से मौजूद था। उसके साथ एक भारी भरकम डील डॉल वाला आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर गहराई और अथाह ताकत झलक रही थी। ये बलराज था। वीर जैसे ही अंदर आया, बलराज अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। फिनिक्स, बलराज की आवाज भारी और गहराई भरी थी। तुम आ गए। बलराज ने आगे बढ़कर वीर को गले लगाया। ये पहली बार था जब वीर ने अपने पिता के किसी दोस्त को इतनी शिद्दत से गले लगाते महसूस किया। तुम बिल्कुल अपने पिता ऋषि जैसे दिखते हो, बस तुम थोड़े ज्यादा दुबले हो, बलराज ने हंसते हुए कहा। जुबैर ने कहा, बलराज, ये अभी तक दुनिया से छिपा हुआ था, लेकिन अब ये वापस आ गया है। वीर को लगा कि यही सही वक्त है। बलराज जी, मुझे विक्रांत अग्निहोत्री के बारे में जानना है। बलराज और जुबैर एक दूसरे को देखने लगे। हवा में अचानक तनाव छा गया। बलराज ने गहरी सांस ली। हम जानते थे तुम यही सवाल पूछोगे फिनिक्स। तुम्हारे पिता की मौत, वो एक गद्दारी थी।
लेकिन आप लोगों ने विक्रांत को क्यों नहीं पकड़ा? वो अभी भी गद्दार मोंटी के साथ मिलकर हमारे साम्राज्य पर राज कर रहा है। हमारा हाथ बंधा हुआ था बेटा, बलराज ने धीरे से बताया। विक्रांत ने गवर्नमेंट के कुछ बड़े लोगों के साथ हाथ मिला लिया था और उसने एक झूठी कहानी फैलाई कि ऋषि ही गद्दार था और उसकी मौत एक गनफाइट में हुई। हम उसे सबूत के बिना छू नहीं सकते थे, वरना हमारी पूरी सल्तनत टूट जाती। दृश्य 24। अहाना के घर नौकर के रूप में। अगली सुबह वीर अपने सारे सामान के साथ अहाना के महल जैसे घर के बाहर खड़ा था। रात को बलराज से मिलने के बाद वीर का इरादा अब और भी मजबूत हो गया था। उसे विक्रांत को हराने के लिए पैसे, ताकत और छिपने की जगह चाहिए थी, और अहाना के घर से बेहतर छिपने की जगह क्या हो सकती थी। दरवाजा खुला। सामने अहाना खड़ी थी, उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। ओह, आ गए? मुझे लगा था तुम अपनी 2 कौड़ी की इज्जत के लिए नहीं आओगे। वीर ने शांत आंख से उसे देखा। मैंने कहा था कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम्हारी शर्त है कि मैं नौकर बनकर तुम्हारे साथ रहूं तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना मिसेस धर्मपाल, मैं यहां सिर्फ तुम्हारी शर्त पूरी करने आया हूं। तुम मेरी बॉस नहीं हो। तुम हो, जब तक तुम इस घर में हो तुम एक नौकर हो। और हां, यहां एक नियम है, घर के किसी भी काम के लिए तुम्हें मुझे मैडम या बॉस कहकर बुलाना होगा। वीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन फिर उसे विक्रांत और ऋषि का चेहरा याद आया। उसने अपने गर्व को निगल लिया और ठोस आवाज में कहा, ठीक है मैडम। अहाना ने अपनी जीत का मजा लिया और उसे स्टाफ क्वार्टर की ओर इशारा कर दिया। वीर, जो हजारों करोड़ के साम्राज्य का वारिस था, अब अपने दुश्मनों के घर में गुलामी की पहली सीढ़ी चढ़ रहा था। यह कहानी का अगला चरण है, जहां वीर अपना बदला लेने के लिए छिपकर काम करना शुरू करेगा, जबकि अहाना के साथ उसका तनावपूर्ण रिश्ता भी चलता रहेगा। दृश्य 25। नौकर या जासूस। वीर ने उस रात अहाना के स्टाफ क्वार्टर में गुजारी। वो छोटा सा कमरा जो कभी उसके पिता ऋषि के बेडरूम का बाथरूम हुआ करता था, अब उसकी नई रिहाइश थी। उसने अपना 50 करोड़ का चेक अपनी जेब में छिपाया और अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। जुबैर ने उसे विक्रांत और मोंटी के हर अवैध सौदे, इलीगल डीलिंग्स की जानकारी देने का वादा किया था। अगली सुबह वीर अपने काम पर लग गया। उसे सबसे पहले अहाना की नई स्पोर्ट्स कार को साफ करना था। तुम यहां क्या कर रहे हो? अहाना वर्कआउट के कपड़ों में बालकनी से नीचे देख रही थी। जैसा कि मैंने वादा किया था मैडम, मैं कार साफ कर रहा हूं, वीर ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। कार साफ करने का तरीका नहीं पता? देखो, इस पर धब्बे रह गए हैं, और तुमने मेरे जूते क्यों नहीं पॉलिश किए? ये सब नौकरों को सिखाना पड़ेगा। वीर ने शांत रहकर ब्रश उठाया और जूते पॉलिश करने लगा। हर जूते को देखते हुए वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि एक मैकेनिक के रूप में उसे ऐसे कितने जूते बनाने पड़ते ताकि वो विक्रांत के साम्राज्य को हिला सके। और हां, शाम को एक पार्टी है। मेरे लिए चाय बनाओ, अदरक वाली, लेकिन दूध गाय का नहीं, बादाम का होना चाहिए। जल्दी। वीर ने सिर हिलाया। उसे पता था कि ये सब उसे तोड़ने की कोशिशें हैं, लेकिन वो जितना झुक रहा था उतना ही वो धर्मपाल परिवार और शौर्य के बारे में जानकारी जुटा रहा था। दृश्य 26। फिनिक्स की मीटिंग। शाम को जब अहाना पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और वीर को चाय बनाने का हुक्म दे रही थी, वीर का फोन वाइब्रेट हुआ। ये जुबैर का गुप्त मैसेज था। आज रात 12 बजे, हमारा पुराना ठिकाना। मोंटी एक बड़ा माल उठा रहा है। ये सुनकर वीर के हाथ ठंडे पड़ गए। अब उसे काम करना था। ए मैडम, चाय तैयार है। और क्या कोई और काम है? अहाना ने जोर से चाय की चुस्की ली। नहीं, तुम जा सकते हो। आज रात मेरी कार तैयार रखना, मैं देर से आऊंगी। रात 11:30 बजे, जब पूरा घर सो चुका था, वीर ने अपनी पुरानी बाइक निकाली। उसने अपने नौकर वाले कपड़ों के नीचे एक डार्क कलर की जैकेट पहनी और अपनी उंगली में सोने की अंगूठी को कसकर पकड़ा। दृश्य 27। गोदाम में टकराव। वीर उस पुराने वीरान गोदाम पर पहुंचा जहां उसने आखिरी बार अपने पिता को देखा था। वहां दूर से हथियारों से लैस कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। मोंटी खुद वहां मौजूद था। मोंटी चिल्ला रहा था, आज का माल सीधे विक्रांत के पास जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वीर चुपके से गोदाम के पीछे पहुंचा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वो मैकेनिक नहीं था, वो फिनिक्स था जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मोंटी के आदमी ट्रक में माल लोड करने लगे, वीर ने एक हैंड ग्रेनेड, जिसका धुआं ही निकलता था, फेंक दिया। पूरे गोदाम में धुएं का गुबार फैल गया। भागो, यहां कोई है, गार्ड्स! मोंटी चिल्लाया। धुएं का फायदा उठाकर वीर ने उन पर धावा बोल दिया। वो किसी की तरह नहीं लड़ रहा था, उसकी लड़ाई में गुस्सा और तेजी थी। उसने सीधे मोंटी को टारगेट किया। कौन है तू? मोंटी ने बंदूक तानने की कोशिश की। वीर ने एक जोरदार मुक्का मारा। मैं वो हूं जिसका तूने और तेरे बाप ने सब कुछ छीना है, गद्दार। मोंटी को जमीन पर गिराकर वीर ने तेजी से उसके सीक्रेट फोन को छीन लिया, जिसमें विक्रांत के सारे अवैध सौदों के सबूत थे।
जैसे ही पुलिस की सायरन की आवाज पास आने लगी, जिसे जुबैर ने बुलाया था, वीर अपने फोन और अंगूठी को कसकर पकड़कर अंधेरे में गायब हो गया। मॉन्टी को वहीं अपने आदमियों के बीच अपमानित छोड़ गया। दृश्य 28। सुबह की चुनौती। सुबह 5 बजे वीर अपने क्वार्टर में वापस था। वो बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। सबूत उसके पास था। तभी उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अहाना दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखें लाल थीं। कहाँ थे तुम? मेरी कार की चाबी कहाँ है? मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है और तुमने मुझे पूरे 1 घंटे से इंतजार कराया है। मेरे जूते भी पॉलिश नहीं हुए। वीर ने सीधे उसे देखा। रात की थकान और जीत का एहसास उसके चेहरे पर था। मैं रात को एक जरूरी काम से गया था मैडम। जरूरी काम? तुम एक नौकर हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई जरूरी काम नहीं हो सकता सिवाय मेरे आदेशों को पूरा करने के। अहाना ने गुस्से में अपना महंगा पर्स जमीन पर फेंक दिया। वीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अंगूठी उसे शांत कर गई। उसने पर्स उठा लिया। माफ करना मैडम, अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। वीर ने दरवाजा बंद कर लिया। वो जानता था कि अब असली खेल शुरू हो चुका था। वो अहाना के घर में नौकर जरूर था, लेकिन बाहर की दुनिया में वो फिनिक्स था, जिसने पहली बार अपने दुश्मन को शिकस्त दी थी। कहानी का अगला चरण। वीर अब मॉन्टी के फोन से सबूत जुटाएगा और अपनी नई पहचान का इस्तेमाल धर्मपाल परिवार और विक्रांत के खिलाफ करेगा। नौकर की नई मांग। अगले 3 दिन तक वीर ने अपनी दोहरी जिंदगी पूरी ईमानदारी से निभाई। दिन में वो अहाना के घर का नौकर था, कार साफ करता, कुत्ते को घुमाता और हर समय अहाना की जुबान से अपमान सुनता। रात में वो मॉन्टी के फोन से मिले सबूतों को जुबैर को भेजता और अपनी हजारों करोड़ की विरासत पर कब्जा करने की रणनीति बनाता। चूंकि मॉन्टी को एक अनजान हमलावर ने बुरी तरह पीटा था, इसलिए सूरज और शौर्य बहुत परेशान थे। उन्हें शक हो रहा था कि ये वीर का ही काम हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। एक दोपहर जब वीर बावर्ची खाने में चाय बना रहा था, अहाना अंदर आई। क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूं मैडम, जैसा आपने कहा था, अदरक और बादाम का दूध। नहीं, आज मैं बाहर जा रही हूं। मेरी कार की चाबी दो। जरूर मैडम। वीर ने चाबी दी और फिर गंभीर हो गया। लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी थी। अहाना हैरान हुई। तुम मुझसे बात करोगे? बोलो, जल्दी। मैडम, मैंने 3 दिन से आपकी सारी शर्तें मानी हैं। अब मेरी बारी है। अहाना ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम्हारी शर्तें? तुम एक नौकर हो। मैं आपका नौकर हूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं। मैं आपके लिए सिर्फ खाना बनाऊंगा और आपकी कार चलाऊंगा। बाकी झाड़ू पोछा और कपड़े धोना, ये सब मैं नहीं कर सकता। और हां, मेरे क्वार्टर में कोई नहीं आएगा। अहाना का मुंह खुला रह गया। किसी ने पहली बार उसे सीधे चुनौती दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगी। वीर हंसा। आप निकाल सकती हैं, लेकिन फिर आपके दादाजी धर्मपाल को पता चलेगा कि उनका दामाद कहाँ गया। उन्हें कौन बताएगा कि उनके परिवार का दामाद सड़कों पर घूम रहा है? अहाना गुस्से से लाल हो गई। वीर ने जानते हुए उसकी कमजोरी पर वार किया था, दादाजी का डर। तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। अब जाओ, मुझे देर हो रही है। दृश्य 30। वीर का पहला बड़ा कदम। रात को वीर और जुबैर की एक गुप्त मीटिंग हुई। वाह फिनिक्स, तुमने मॉन्टी के फोन से जो सबूत निकाले हैं वो विक्रांत को जमीन पर ला सकता है, लेकिन हम सीधा हमला नहीं कर सकते। हां, मैं जानता हूं जुबैर, विक्रांत को मारना काफी नहीं है। उसे सारे लोगों के सामने बेइज्जत करना होगा जिन्होंने मेरे पिता को गद्दार कहा। तो तुम्हारा प्लान क्या है? वीर ने अपनी उंगली से वी लिखी अंगूठी को गोल घुमाया। मेरा प्लान धर्मपाल परिवार से शुरू होता है। क्या मतलब? धर्मपाल का बिजनेस पूरी तरह से विक्रांत के काले धन पर टिका है। शौर्य और सूरज अक्सर मॉन्टी के साथ होटल सफायर में ही डील करते थे। मैं धर्मपाल परिवार का नाम मिट्टी में मिलाऊंगा, जिससे विक्रांत को एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन तुम ये कैसे करोगे? तुम तो अहाना के घर में हो। वीर ने चालाकी से मुस्कुराया। मैं अहाना का ड्राइवर हूं, जुबैर, और मुझे उसकी फ्लाइट के बारे में पता है। मुझे पता है कि धर्मपाल परिवार की कमजोरी क्या है। दृश्य 31। शॉकिंग टेलीकास्ट। 2 दिन बाद दादा धर्मपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, जहां वो अपने नए बड़े चैरिटी प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहे थे। शौर्य और सूरज गर्व से उनके बगल में खड़े थे। तभी कमरे की सारी बड़ी स्क्रीनों पर चैरिटी प्रोजेक्ट की जगह एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज चलने लगा। ये रूम नंबर 409 की असली रिकॉर्डिंग थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे सूरज के आदमियों ने वीर को उठाकर लाया, उसके कपड़े उतारे और उसे अहाना के बगल में लिटा दिया। ये सब सूरज की साजिश थी। ये देखकर पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। दादा धर्मपाल का चेहरा पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद एक वीडियो चला, जिसमें शौर्य और मॉन्टी को होटल सफायर में ड्रग्स और हथियारों की डील करते दिखाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह बर्बाद हो गई। दादा धर्मपाल का सम्मान और उनका साफ सुथरा नाम एक पल में मिट्टी में मिल गया। इधर वीर अपनी नई शर्त के मुताबिक अहाना को बाजार में लेने गया था।
जब उसने देखा कि उसकी कार के सामने बड़ी स्क्रीन पर उसके और अहाना के कमरे का फुटेज चल रहा है तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। वो अब नौकर नहीं था, वो फिनिक्स था जिसने अपने पहले शिकार पर सटीक वार किया था। और अब विक्रांत की बारी थी। कहानी अब धर्मपाल परिवार के पतन और विक्रांत के साथ सीधी दुश्मनी की ओर बढ़ गई है। धर्मपाल परिवार का पतन। वीर ने कार की अगली सीट पर बैठकर बिना किसी भाव के बाहर लगी बड़ी स्क्रीन पर चल रहे फुटेज को देखा। अहाना जो अभी अभी शॉपिंग करके लौटी थी वो उस फुटेज को देखकर हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखें आग और अपमान से भर गईं। उसे समझ आ गया कि ये सब वीर की चाल थी। ये सब तुमने किया है, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तुम्हें तो मेरा नौकर होना चाहिए था। अहाना चीखी। वीर ने शांति से कार स्टार्ट की। मैंने तुम्हें कहा था मैडम कि मैं यहां तुम्हारी शर्त पूरी करने आया हूं, तुम्हारी बॉसगिरी मानने नहीं। तुम्हारे भाई सूरज और शौर्य ने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा है। ये तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारे परिवार की सच्चाई है। जैसे ही वीर कार लेकर आगे बढ़ा, अहाना ने अपना फोन चेक किया। उसके फोन पर दादा धर्मपाल के दफ्तर से लगातार फोन आ रहे थे। क्या हुआ दादाजी की प्रतिक्रिया क्या है? वीर ने जानबूझकर पूछा। दादाजी, उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया। सूरज और शौर्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अहाना ने कांपते हुए जवाब दिया। उसका गुरु टूट चुका था। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है मैडम। तुम सच को स्वीकार करो। सूरज ने तुम्हें और मुझे फंसाने की कोशिश की थी। अगर तुम चुप रहीं तो तुम्हारे दादाजी के सम्मान को और ज्यादा ठेस पहुंचेगी। दृश्य 33। विक्रांत का गुस्सा और संदेश। उधर शहर के सबसे आलीशान टावर में विक्रांत अग्निहोत्री अपने लैपटॉप पर वही न्यूज देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता थी। यह कौन है? कौन कर रहा है ये सब? पहले मोंटी पिटा और अब धर्मपाल का बिजनेस तबाह हो गया, जो मेरा सबसे बड़ा ब्लैक मनी चैनल था। विक्रांत चिल्लाया। सर, धर्मपाल परिवार में एक नया लड़का आया है, वीर। उसने उनकी बेटी से शादी की है, विक्रांत के सेक्रेटरी ने डरते हुए बताया। कौन वीर? मुझे उसकी पूरी कुंडली चाहिए। इस शहर में मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं हिल सकता। तभी विक्रांत के फोन पर जुबैर का कॉल आया। हाँ जुबैर? विक्रांत ने सख्त आवाज में पूछा। विक्रांत, तुम्हारा बिजनेस खत्म हो रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है। फिनिक्स वापस आ गया है। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। फिनिक्स, ये कोड नेम सिर्फ ऋषि और उसके खास दोस्त ही जानते थे। ये झूठ है। फिनिक्स मर चुका है। विक्रांत की आवाज कांप उठी। नहीं विक्रांत, वह जिंदा है और वो अपना बदला लेने आ रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपने आप को सरेंडर कर दो या लड़ने के लिए तैयार रहो। विक्रांत ने गुस्से में फोन काट दिया। वो समझ चुका था कि उसके 18 साल पुराने पाप वीर के रूप में वापस आ गए थे। दृश्य 34। अहाना का नया नजरिया। शाम को अहाना के घर पर मातम छाया हुआ था। दादा धर्मपाल को अस्पताल ले जाया गया था। अहाना टूटी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तभी वीर उसके लिए चाय लेकर आया, अदरक और बादाम वाली। मुझे पता है तुम्हें मेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मैडम, लेकिन चाय पी लो। अहाना ने चाय का कप लिया, लेकिन उसकी आंखें वीर पर टिकी थीं। तुम सच में कौन हो वीर? एक डिलीवरी बॉय जो मैकेनिक होने का नाटक करता है, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि पूरे धर्मपाल परिवार को एक झटके में तोड़ दे? और तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सच बोलूं? वीर ने धीरे से वी लिखी अंगूठी को छुआ। मैं वो हूं जिसका सब कुछ तुम्हारे भाई सूरज और उसका दोस्त शौर्य जैसे लोगों ने छीना है। मेरा नाम वीर है और मैं यहां सिर्फ बदला लेने आया हूं। मेरे साथ जो हुआ उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वो जड़ें तुम्हारे परिवार से भी जुड़ी हैं। अहाना ने पहली बार वीर की आंखों में नफरत नहीं बल्कि गहरा दर्द देखा। क्या तुम मुझे सच बता सकते हो कि रूम नंबर 409 की रात क्या हुआ था? वीर ने एक पल सोचा। हाँ मैडम, मैं बता सकता हूं, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो और अपने परिवार के खिलाफ जाने को तैयार हो जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया? अहाना ने कप नीचे रखा। उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं, फैसला था। बताओ वीर, क्या करना है? वीर मुस्कुराया। फिनिक्स को उसका पहला साथी मिल चुका था। कहानी अब वीर और अहाना के गठबंधन और विक्रांत के खिलाफ सीधी लड़ाई की ओर बढ़ गई है। अतीत का खुलासा। अहाना ने अपनी आंखों में दृढ़ता लाते हुए वीर से पूछा। बताओ वीर, मुझे बताओ, रूम नंबर 409 की रात क्या हुआ था और क्यों तुम मेरी मैडम बनने की शर्त मानकर भी मेरे परिवार को तोड़ रहे हो? वीर ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अंधेरे में चमकती अपनी वी लिखी अंगूठी को छुआ। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। आज से 18 साल पहले मेरा नाम वीर नहीं था। मैं ऋषि गढ़वाल का बेटा था, जिसे लोग फिनिक्स कहकर बुलाते थे। मेरे पिता जुबैर और विक्रांत अग्निहोत्री।
इन तीनों ने मिलकर शहर का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड एम्पायर खड़ा किया था। अहाना चुपचाप सुनती रही। ऋषि गढ़वाल का नाम उसने बड़े लोगों की पुरानी कहानियों में सुना था। एक रात मेरे पिता को गोली मारी गई, मेरे सामने। मुझे भी लगी थी, लेकिन मैं बच गया। वो गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रांत था। वीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रांत ने झूठ फैलाया कि मेरे पिता गद्दार थे और उसने हमारे हजारों करोड़ के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। जुबैर ने मेरी पहचान छुपाने में मदद की। और रूम नंबर 409, वो तुम्हारे भाई सूरज और विक्रांत की साजिश थी। सूरज जानता था कि दादा धर्मपाल किसी भी हाल में अपनी पोती की शादी एक गैर संभ्रांत आदमी से नहीं होने देंगे, इसलिए उसने मुझे बेहोश करके तुम्हारे कमरे में डलवाया ताकि वो तुम्हारे और दादाजी के रिश्ते को खत्म कर सके और खून के इल्जाम से बच जाए। अहाना के होंठ कांप रहे थे। उसके भाई ने उसे इस्तेमाल किया था और उसके परिवार का सारा धन एक गद्दार के काले पैसे पर टिका था। तुम यहां नौकर नहीं, तुम जासूस बनकर आए थे मेरे घर में मेरे परिवार को खत्म करने। लेकिन तुम्हारा इस्तेमाल करना मेरा मकसद नहीं था। मुझे छिपने की जगह चाहिए थी और विक्रांत के काले धन के नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा धर्मपाल परिवार है। मुझे सबूत चाहिए थे और अब तुम्हारे पास सबूत हैं। मॉन्टी के फोन में विक्रांत के सारे सौदे हैं, लेकिन हमें एक बड़ा धमाका करना होगा। दृश्य 36, अहाना का फैसला। तुम्हारा प्लान क्या है? अहाना की आवाज में अब बदला लेने की आग थी। हमें जुबैर से मिलना होगा, वो तुम्हें सारी जानकारी देगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने दादाजी से मिलना होगा। दादाजी? वो तो अस्पताल में हैं। तुम्हें उनसे मिलकर सच बताना होगा कि सूरज ने तुम्हें और मुझे फंसाया। शौर्य को विक्रांत से पैसे मिलते थे। तुम्हें अपने दादाजी को यह यकीन दिलाना होगा कि उनका असली दुश्मन कौन है। अगर वो हमारा साथ देंगे तो विक्रांत को हराना आसान होगा। अहाना खड़ी हो गई। उसने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को वीर के शब्दों में वापस समेटा। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं अपने दादाजी से मिलूंगी, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए वीर। वीर ने पूछा, कैसा वादा? जब ये सब खत्म हो जाएगा, सूरज और विक्रांत को सजा मिल जाएगी, तब तुम क्या करोगे? वीर ने अपनी आंखों में एक ठंडा संकल्प लाते हुए कहा, फिनिक्स अपना साम्राज्य वापस लेगा और फिर इस शहर में गद्दारी का नामो निशान नहीं रहेगा। दृश्य 37, अस्पताल में टकराव। अगले दिन अहाना और वीर एक साधारण से भेष में अस्पताल पहुंचे। दादा धर्मपाल बेड पर लेटे थे। उनके चेहरे पर पीड़ा और अपमान की छाया थी। दादाजी, अहाना उनके पास बैठी। धर्मपाल ने टूटी आवाज में कहा, तुम भी चली जाओ अहाना, मैं नहीं देखना चाहता किसी को। सब खत्म हो गया। सब सूरज ने किया। नहीं दादाजी, सब खत्म नहीं हुआ है। सूरज ने मुझे इस्तेमाल किया था। मैं निर्दोष हूं और यह सब विक्रांत अग्निहोत्री की वजह से हुआ है। अहाना ने तेजी से वीर को आगे किया। यह वीर है, यह ऋषि गढ़वाल का बेटा है। विक्रांत ने इसके पिता को मारा था। विक्रांत के काले धन से ही हमारा बिजनेस चलता था और सूरज उसका प्यादा था। यह वही है जिसने रूम 409 की रिकॉर्डिंग निकाली। दादा धर्मपाल ने वीर की अंगूठी देखी। उन्हें ऋषि का चेहरा याद आया। वीर ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालते हुए कहा, मैं यहां आपके बिजनेस को खत्म करने नहीं आया हूं धर्मपाल साहब, मैं आया हूं विक्रांत को खत्म करने। अगर आप चुप रहे तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। आपको सच का साथ देना होगा। क्या आप अपने बेटे के बदले एक गद्दार को जीतते हुए देखेंगे? धर्मपाल की आंखें, जिनमें पहले मातम था, अब प्रतिशोध से भर गईं। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और वीर की अंगूठी को छू लिया। माना श्री, मैं तुम्हारे साथ हूं फिनिक्स। अब मुझे बताओ क्या करना है? वीर और अहाना ने एक दूसरे को देखा। विक्रांत के खिलाफ लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी और वीर को धर्मपाल परिवार का सबसे बड़ा मुखिया मिल गया था। कहानी अब विक्रांत के साथ अंतिम टकराव की ओर बढ़ चुकी है। जरूर, अब कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां वीर को अहाना और दादा धर्मपाल का साथ मिल गया है। अब समय है विक्रांत के साम्राज्य पर अंतिम प्रहार करने का। सोने की अंगूठी और बड़ी बोली, वीर का वादा, अंतिम चरण। दृश्य 38, 3 मोर्चों की रणनीति। अस्पताल से बाहर निकलते ही वीर ने जुबैर को फोन किया। जुबैर, हमें दादा धर्मपाल का साथ मिल गया है। अब विक्रांत को खत्म करने का समय आ गया है। वीर ने अपनी रणनीति बताई, जिसे 3 मोर्चों पर अमल में लाना था। 1, कानूनी मोर्चा, द लीगल फ्रंट। जुबैर मॉन्टी के फोन से निकाले गए सारे सबूत और धर्मपाल परिवार के बही खातों को इस्तेमाल करके विक्रांत के खिलाफ सरकारी एजेंसियों में शिकायत दर्ज करेगा। इससे विक्रांत का कानूनी कवच टूटेगा। 2, व्यावसायिक मोर्चा, द बिजनेस फ्रंट। दादा धर्मपाल अपनी सेहत की परवाह न करते हुए अपने सारे वफादार शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे और सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करेंगे कि विक्रांत ने उनकी कंपनी को काले धन के लिए इस्तेमाल किया। इससे विक्रांत का बाजार में रुतबा और उसकी कंपनियों के शेयर गिर जाएंगे। 3, अंतिम मोर्चा, द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। वीर और अहाना सीधे विक्रांत का सामना करेंगे। अहाना ने अपनी कार रोकी और वीर की तरफ मुड़ी।
और मैं क्या करूंगी वीर? मुझे क्या करना है? तुम वो करोगी जो विक्रांत ने तुम्हारे पिता के साथ किया था। तुम उसे तोड़ने में मेरी मदद करोगी। मुझे पता चला है कि विक्रांत अपनी अगली बड़ी डील होटल सफायर में ही करने वाला है। तुम्हें वहां विक्रांत के साथ दिखना होगा। उसके साथ? अहाना घबरा गई। तुम धर्मपाल की वारिस हो। उसे दिखाना होगा कि तुम्हारे परिवार के पतन के बाद तुम उसके साथ हाथ मिला रही हो। इससे वो खुश होगा और तुम्हारी असली योजना नहीं समझ पाएगा। दृश्य 39 द सफायर कॉन्फ्रंटेशन। 2 दिन बाद होटल सफायर का टॉप फ्लोर। विक्रांत अपने सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय डीलरों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर तनाव था, लेकिन वो उसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और अहाना अंदर आई। वो शानदार ड्रेस में थी, लेकिन उसकी आंखें प्रतिशोध से चमक रही थीं। ओह अहाना, तुम यहां? तुम्हारे दादा और भाइयों के साथ जो हुआ सुनकर बुरा लगा। विक्रांत ने हंसते हुए मगर झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा। बुरा नहीं लगा विक्रांत, ये सब तुमने करवाया है। तभी कमरे का दरवाजा फिर खुला और वीर अंदर आया। उसने वही ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, लेकिन उसके हाथ में अब जुबैर द्वारा भेजा गया एक गुलाब था। उसकी उंगली में सोने की अंगूठी चमक रही थी। अंदर कौन है? इसे बाहर निकालो, विक्रांत चिल्लाया। तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते विक्रांत। वीर ने गुलाब को मेज पर रखा और विक्रांत के सामने खड़ा हो गया। मैं ऋषि गढ़वाल का बेटा फिनिक्स हूं। विक्रांत उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे से खून उतर चुका था। झूठ, तुम मर चुके हो। मैं जिंदा हूं, और मैं इसलिए जिंदा हूं ताकि मैं तुम्हारे अहंकार को तोड़ सकूं। दृश्य 40 अंतिम वार। उसी पल होटल सफायर की विशाल स्क्रीन पर, जो डीलरों को बाजार का हाल दिखा रही थी, ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। ब्रेकिंग न्यूज, दादा धर्मपाल ने किया आत्मसमर्पण। विक्रांत अग्निहोत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या के सबूत। और इसके साथ ही कई सारे सरकारी अधिकारी और पुलिस उस कमरे में घुस गए। विक्रांत का साम्राज्य एक पल में ढह गया। उसने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन वीर ने तेजी से उसके हाथ पर वार किया। नहीं, ये सब झूठ है, विक्रांत चिल्लाया। झूठ नहीं विक्रांत, ये सच है। वीर ने अपनी जेब से 50 करोड़ का चेक निकाला, वही चेक जो जुबैर ने उसे दिया था, और उसे विक्रांत के पैरों में फेंक दिया। ये तुम्हारे लिए है, गरीबों के लिए। मेरा बदला ये चेक नहीं है, मेरा बदला है तुम्हारा नाम। विक्रांत को पुलिस पकड़कर ले जाने लगी। जाते जाते विक्रांत ने वीर की आंख में देखा, जहां अब जीत थी। दृश्य 41 वादा पूरा हुआ। कुछ महीने बाद वीर ने अब पूरी तरह से फीनिक्स के रूप में अपना साम्राज्य संभाल लिया था। उसने वादा किया था कि वो अपने साम्राज्य को नेक और साफ तरीके से चलाएगा। जुबैर उसका दाहिना हाथ था। अहाना ने अपने दादाजी को जेल से बाहर निकालने में मदद की, और सूरज व शौर्य को उनके किए की सजा मिली। एक शाम वीर अपने पिता के पुराने ऑफिस में बैठा था। तभी अहाना वहां आई। उसने अब कोई महंगा डिजाइनर गाउन नहीं पहना था, बल्कि एक साधारण सा सूट। क्या तुम अब भी अपने घर में नौकर चाहिए मैडम? वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अहाना ने पास आकर उसकी उंगली में पहनी हुई वी लिखी अंगूठी को छुआ। नहीं वीर, मुझे अब नौकर नहीं, बल्कि उस आदमी का साथ चाहिए जिसने मुझे सच्चाई दिखाई, और जिसने मुझे उस गलतफहमी से आजाद किया जिसमें मैं जी रही थी। हमारा वादा क्या था अहाना? वादा था कि फिनिक्स अपना साम्राज्य वापस लेगा और फिर दौड़ेगा। वीर ने अंगूठी को देखा और फिर अहाना की आंखों में। दौड़ो फीनिक्स, दौड़ो। वीर और अहाना ने एक दूसरे को देखा। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, जहां एक मैकेनिक अब माफिया किंग था और एक राजकुमारी अब उसकी साथी थी। कहानी यहीं समाप्त होती है।